वेलकम फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी को। यदि हमारे पास दो संख्याएं हैं a और b और हमसे इनका समांतर माध्य पूछ लिया जाए तो हम इनका समांतर माध्य am से दर्शाते हैं। am और ये होता है a प्लस बी बाई 2, यानी a और b दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं तो समांतर माध्य am निकल जाता है। अब जो प्रश्नावली 4.3 हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमें संख्याएं दी गई नहीं होंगी, उनके योगफल और गुणनफल दिए गए होंगे, संख्याएं हमें माननी होंगी। तो समांतर श्रेणी में यदि हमें 3 संख्याएं माननी हो तो हम क्या क्या मानते हैं, चलिए देखिए। समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं a माइनस डी, a और a प्लस डी लेते हैं, जहां a जो है प्रथम पद है और डी सार्वंतर है। अगर बात करें 4 संख्याओं की तो समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं अगर हम लेते हैं तो हम इस प्रकार से लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, तीसरी संख्या a और चौथी संख्या a, तीसरी संख्या a प्लस डी और चौथी संख्या a प्लस 3d लेते हैं। ठीक है, पहली संख्या a माइनस 3d, दूसरी संख्या a माइनस डी, तीसरी संख्या a प्लस डी और चौथी संख्या a प्लस 3d लेते हैं अगर हमें 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में लेनी हो तो। अब अगर बात करें 5 संख्याओं की, समांतर श्रेणी में 5 संख्याएं वे हम किस तरह से लेते हैं। सबसे पहली संख्या हम लेते हैं a माइनस 2d, दूसरी लेते हैं a माइनस डी, तीसरी लेते हैं a, फिर a प्लस डी और पांचवी लेते हैं a प्लस 2d। इस तरह से हम 5 संख्याओं को समांतर श्रेणी में लेंगे। अब हमें यदि कह दिया जाए कि एक समांतर श्रेणी है जिसके पदों की संख्या सम है, ठीक है, तो सम पदों वाली जो समांतर श्रेणी होगी, सम पदों वाली समांतर श्रेणी, इसमें हम पदों की संख्या को 2n मानेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास विषम पदों वाली समांतर श्रेणी होगी उसमें पदों की संख्या जो हमें माननी है वो 2n प्लस 1 माननी है। ये सभी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिनको आप नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको याद कर लें और कहीं पे लिख लें। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न। क्वेश्चन में कहा है कि समांतर माध्य ज्ञात करो 10 और 16 के बीच का। 10 और 16 के बीच समांतर माध्य, इसको हम am से दर्शा देंगे। am बराबर होगा 10 प्लस 16 और बटे 2। ये 16 और 10 26 हो जाएंगे, 26 बटे 2, आंसर आएगा 13। 13 इसका समांतर माध्य होगा। आंसर शीट स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। आंसर पहले क्वेश्चन का आया है 13। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि 1/2 तथा 1/6 के बीच का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे 1/2 व 1/6 के बीच समांतर माध्य am बराबर होगा 1/2, 1/2 ये वाला और प्लस 1/6।
1/2, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 6, 2 के टेबल में 2 के पहाड़े में 6 आता है तीसरे स्थान पर, तो 3 लिख देंगे ऊपर, प्लस 1/2 गुणा 3 और 1 4, 4/6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये आ जाएगा 1/3। आंसर को देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। आंसर सीट सामने है, आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया है 1/3। राइट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि 2.5 और -2.5 के बीच का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे 2.5 और -2.5 के बीच समांतर माध्य AM बराबर है, दोनों को जोड़ देंगे 2.5 प्लस -2.5 और बाई 2, 2.5 -2.5 बाई 2, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 0/2 आएगा और 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 ही आंसर आता है। आंसर सीट पर देख सकते हैं, आंसर नंबर 3 है 0। क्वेश्चन नंबर 4 है a² - b² और a² + b² के बीच का समांतर माध्य निकालिए। तो a² - b² व a² + b² के बीच का समांतर माध्य होगा AM बराबर, दोनों को जोड़ेंगे a² - b² प्लस a² + b² और 2 से भाग दे देंगे, a² - b², ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस a² + b² आएगा। आप देख पा रहे हैं b² से b² कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में 2 आएगा, ये a² और a² जुड़कर 2a² हो जाएंगे बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और a² इसका आंसर आएगा। आंसर शीट से क्रॉस चेक करते हैं। आंसर शीट में आप देख पा रहे हैं आंसर नंबर 4 है a²। क्वेश्चन नंबर 5 है 7 और 37 के बीच 5 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो जब दो संख्याओं के बीच हमें n समांतर माध्य अर्थात 5, 7 जितने भी पूछे ज्ञात करने हो, तो उसके लिए हम सबसे पहले जितने भी समांतर माध्य पूछे हैं उनको मान लेते हैं। अब यह हम सबसे पहले लिख लेंगे कि माना 7 और 37 के बीच 5 समांतर माध्य अब इसको हम AM1 AM2 तो मानेंगे नहीं, इसको हम केवल A1 A2 A3 A4 तथा A5 मानेंगे हैं। तब देखिए, तब एक श्रेणी यहाँ बनेगी, समांतर श्रेणी 7, A1, A2, A3, A4, A5 एंड लास्ट वाला जो टर्म है 37, ये समांतर श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी बनेगी ये एक। अब यहाँ पर कुल पद देखिए, कुल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पद हो गए, क्योंकि 5 हमने माने हैं और 2 पहले से ही हैं। अब देखिए यहाँ हमें d का मान निकालना है, यानी सार्वंतर निकालना है। अगर हमारे पास सार्वंतर होगा तो हम प्रत्येक पद में सार्वंतर जोड़ते चले जाएंगे और हमें बीच के सभी पद ज्ञात हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें देखिए क्या करना है, यहाँ प्रथम पद लिख लेना है। प्रथम पद है इसका a से डिनोट करते हैं जिसको 7 है, और बाद का पद भी तो है हमारे पास है अंतिम पद जिसे हम L से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास 37 है। अब यहां लिख लेते हैं माना सार्वंतर
डी है। तब देखिए, अगर हम एल का सूत्र लगाएं यानी अंतिम पद के लिए सूत्र लगाएं तो ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एल का मान तो है हमारे पास 37, ए का मान भी तो है 7, और एन का मान अभी हमने यहाँ पर काउंटिंग की थी 5 और 2 7, तो 7 पद हैं, 7 माइनस 1, और डी हम निकाल लेंगे यहाँ से। अब तो 37 बराबर होगा 7 प्लस, यहाँ 6 बचेंगे, 6 डी, और 7 को यहाँ लाकर माइनस कर देंगे 37 में से, तो बराबर 6 डी होगा। यहाँ बचेंगे 30 बराबर 6 डी, और डी का मान अगर हम निकालें तो डी का मान होगा 30/6 यानी 5 आ जाएगा, 6 पंजे 30 होते हैं। अब ये डी की वैल्यू हम प्रत्येक पद में जोड़ते चले जाएं। A1 हमें कब मिलेगा? जब हम 7 में डी जोड़ेंगे। A2 कब मिलेगा? जब A1 में डी जोड़ेंगे। A3 कब मिलेगा? जब A2 में। A4 के लिए A3 में। A5 के लिए A4 में हम डी जोड़ देंगे, यानी सार्वंतर जोड़ देंगे। चलिए अब यहाँ लिखते हैं, अब A1 बराबर होगा A प्लस डी, यानी प्रथम पद प्लस सार्वंतर। 7 और 5 12 हो गए। A2 होगा 12 प्लस डी यानी 5 बराबर 17 हो गए। A3 कितना होगा? A3 के लिए A2 में जोड़ना पड़ेगा हमें डी को, यानी 17 में जोड़ना पड़ेगा 5 को, तो 22 हो जाएंगे। A4 के लिए हमें A3 में जोड़ना पड़ेगा डी को, यानी 22 में जोड़ना पड़ेगा हमें 5 को, तो 27 हो जाएंगे। A5 के लिए हमें A4 में डी जोड़ना पड़ेगा, यानी हमें 27 में जोड़ना है 5, तो 32 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आएगा इसका, वो आएगा 12, 17, 22, 27 और 32। चलिए आंसर को क्रॉस चेक करते हैं। आंसर सीट में आप देख पा रहे होंगे, आंसर है जो क्वेश्चन नंबर 5 का, वो है 12, 17, 22, 27 और 32। इस तरह से आपको समांतर माध्य ज्ञात करने हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है 25 और -24 के बीच 6 समांतर माध्य ज्ञात करो। तो चलिए करते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से हमने किया है क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए यहाँ भी लिख लेते हैं, माना 25 तथा -24 के बीच 6 समांतर माध्य क्रमशः A1, A2, A3, A4, A5 व A6 हैं। तब 25, A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड -24 ये होंगे समांतर श्रेणी में, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसलिए मैंने AP लिख दिया है। अब यहाँ पर जो प्रथम पद होगा, बताइए आप प्रथम पद क्या होगा? 25 है ना, 25 लिख देंगे। सार्वंतर तो पता नहीं, फिर भी हम लिख लेते हैं कि सार्वंतर इसमें हम D मान रहे हैं। और पदों की संख्या n, पदों की संख्या n, बताइए कितनी होगी पदों की संख्या n? पदों की संख्या 6 और 2 8, राइट। और अंतिम पद L का मान -24 है। तो अब चूंकि हम ये भी तो जानते हैं कि L बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से हम D को कैलकुलेट करेंगे तो -24 है L की वैल्यू, A की वैल्यू है 25 प्लस n की वैल्यू है 8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस 25 को मैं यहाँ ले आता हूँ
तो -24 -25 हो जाएंगे। और यहाँ बचेगा 7 D, 5 और 4 9, 2 और 2 4, -49 हो जाएगा बराबर 7D हो जाएगा। और D बराबर आ जाएगा -7, क्योंकि 7 7 49 होते हैं, तो सारवंतर हमारे पास -7 आ गया। अब हमें A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6 की वैल्यू काउंट करनी है। नाउ A1 बताइए कैसे निकलेगा। A प्लस D करके निकलेगा, यानी 25 प्लस -7, यानी 25 -7। और 25 में से 7 घटा दीजिए, कितने आते हैं? 18 आते हैं। A2 निकालना है, A1 में D ऐड कर दो, यानी 18 में 7 ऐड कर दो, -7 ऐड कर दो, तो 18 - 7। और बताइए कितने आते हैं? 11 आते हैं। A3 के लिए A2 प्लस D करना होगा, यानी 11 में हमें -7 जोड़ना होगा। 11 - 7 यानी हमें मिलेंगे 4, राइट। फिर हमें A4 निकालना है, इसके लिए हमें A3 में D ऐड करना होगा, यानी 4 में हमें जोड़ना होगा -7, तो ये 4 -7 आएगा। और 4 में से 7 घटाकर -3 बचते हैं। फिर हमें A5 निकालना है, तो हम A4 प्लस D करेंगे, यानी -3 प्लस -7, यानी -3 -7, और 7 और 3 जोड़कर हो जाते हैं 10, तो माइनस के 10 लिख देंगे। फिर हमें A6 निकालना है, तो A5 प्लस D यानी -10 में हम -7 जोड़ेंगे, तो -17 हो जाएगा। और इस तरह से ये आंसर बन जाएगा। चलिए आंसर क्रॉस चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आया है वो है 18 11 4 -3 -10 और -17, राइट। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 में हमें कहा है कि A और B के बीच 2 समांतर माध्य ज्ञात करो। तो लिखते हैं, माना A व B के बीच 2 समांतर माध्य कैपिटल A1 व कैपिटल A2 है, राइट। हमने लिख दिया कि A और B के बीच 2 समांतर माध्य कैपिटल A1 व कैपिटल A2 है। तब A, A1, A2 और B ये होंगे समांतर श्रेणी में, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। एंड हमारे पास जो L होगा वो B होगा, और प्रथम पद हमारे पास A ही होगा। और सारवंतर मान लेते हैं कि सारवंतर D है। तब L = A + n-1 × D से, अच्छा n की वैल्यू आप बताएं कितनी है? n की वैल्यू 1 2 3 4। तो यहाँ रखते हैं हम वैल्यू B, A का वैल्यू A ही है, और 4 - 1 × D। B इक्वल होगा A + 3D, और D की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी, ये A इधर जाएगा तो B - A/3, ये सारवंतर निकला है। अब इस खाली जगह का यूज करते हुए हम निकालते हैं A1 की वैल्यू। ये होगा A + D, अर्थात A + B - A/3। और यहाँ से हमें मिलेगा, इस 3 की मल्टीप्लाई इधर कराओ, 3A + B - A/3। और 3A में से ये A माइनस करो तो 2A + B/3, ये A1 की वैल्यू है। A2 की वैल्यू देखिए, A2 होगा A1 + D, यानी 2A + B/3 प्लस D की वैल्यू आई थी ये हमारे पास B - A/3।
यानी यहाँ हम एलसीएम लेंगे 3 को, तो 2a प्लस बी माइनस ए, और 2a में से ये a माइनस होगा तो बचेगा a प्लस और b 2b/3। ये हो जाएगा आंसर। चलिए आंसर क्रॉस चेक करते हैं आंसर शीट से। आप देख पा रहे हैं a1 की वैल्यू आई है 1/3 2a प्लस बी, एंड a2 की वैल्यू आई है 1/3 a प्लस 2b। तो आंसर हमारे मैच हो चुके हैं। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है x और 3x के बीच x समांतर माध्यों का योगफल ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x और 3x के बीच में a1 a2 a3 और ऐसे ही चल कर ax समांतर माध्य हैं। अब देखिए यहाँ पर हम प्रथम पद देख रहे हैं x, a बराबर x है यहाँ पर, और अंतिम पद है 3x। और यहाँ पर जो पदों की संख्या इसने कही है, इसने कहा है ना कि x समांतर माध्यों का योगफल ज्ञात करो। तो पदों की संख्या यहाँ पर जो जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं वो हो गई x। अब यहाँ पर हमारे पास प्रथम पद है और अंतिम पद है और पदों की संख्या है। तो जब हमारे पास प्रथम पद, अंतिम पद और पदों की संख्या होती है तो हम जो योगफल का सूत्र है वो इस तरह लगाते हैं कि तब योगफल Sn बराबर होगा n/2 a प्लस l। तो इस फॉर्मूले में ये सभी वैल्यू रखेंगे। Sx होगा हमारे पास x/2 x प्लस 3x, x/2 3x और x 4x हो जाएंगे। 2 से 4 को हम करेंगे कैंसिल तो 2 आएगा, तो ये 2x x इंटू x एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। तो इस तरह से योगफल आएगा 2x²। चलिए आंसर को करते हैं क्रॉस चेक। आप देख सकते हैं आंसर शीट में प्रश्न नंबर 8 का जो आंसर आया है वो है 2x²। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार पढ़ लेते हैं। समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 111 है और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर 1776 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में लेनी हो तो किस तरह से लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होना है। सबसे पहले हम लिखते हैं माना 3 संख्याएं a माइनस डी a, a प्लस डी है। तब प्रथम शर्तानुसार 2 शर्त यहां में दी गई हैं। प्रथम शर्तानुसार देखिए, प्रथम शर्त में कहा है कि तीनों संख्याओं का योग 111 है। तो हम तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, a प्लस डी को, a को और a माइनस डी को, तीनों को जोड़कर हम यहाँ रखेंगे 111 के बराबर। और हम देख पा रहे हैं d से d कैंसिल हो रहा है और 3a हमारे पास यहाँ हो जाएंगे जुड़कर 111 और a बराबर हो जाएगा 111/3। तो प्रथम पद a हम निकाल चुके हैं। अब देखिए द्वितीय शर्त की बारी आती है। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त कहती है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर 1776 है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें है a प्लस डी का होल स्क्वायर और फिर माइनस, अंतर कहते हैं माइनस को। सबसे छोटी संख्या है इसमें a माइनस डी, तो a माइनस डी का होल स्क्वायर, ये बराबर है 1776 के।
यहाँ होल स्क्वायर को हटाते हैं, इसके लिए फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस, सॉरी इसमें तो प्लस आएगा, 2AD और माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और माइनस 2AD यूज कर देंगे और 1776 लिख देंगे बराबर में। ठीक है, अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD, प्लस वाले जितने भी साइन हैं वो माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। 2AD इक्वल्स टू 1776। हम देख रहे हैं ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, 2AD और 2AD जुड़कर हो गए 4AD और बराबर 1776 हो गए। यहाँ से हमें d का मान निकालना है तो d हो जाएगा 1776 बटे 4 गुणा a, और a की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे तो d बराबर हो जाएगा 1776 बटे 4 गुणा 111 बटे 3, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1776 गुणा, ये 3 चला जाएगा इसके साथ गुणा में, और नीचे 4 गुणा 111। अब जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, और यहाँ हमारे पास 444 ही आएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं 4 चौक 16, 1 बचा, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 चौक 16, और 111 चौके होते हैं 444। ठीक है, अब हमारे पास d का मान कैसे मिलेगा, हमारे पास 4 और 3 गुणा में बचे हुए हैं, तो d का मान हो जाएगा 12। अब हमारे पास a का मान भी है और d का मान भी है, तो हम संख्याएं ज्ञात करेंगे, अभीष्ट संख्याएं। अभीष्ट संख्याएं हमारे पास थी a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो वैल्यू रखेंगे a की 111 बटे 3 माइनस 12, डी की वैल्यू भी हमने रख दी, और 111 बटे 3 और 111 बटे 3 और प्लस 12। अब हम देख रहे हैं कि हम 3 से इसको काट भी सकते हैं, 3 तिया 9 और 2 बचेंगे तो 3 सते 21, यहाँ आएगा 37 माइनस 12, यहाँ 37 आ जाएगा, और यहाँ 37 प्लस 12 आएगा। राइट, यहाँ कितने बचेंगे बताना जरा, 7 में से 2 घटाइए, 5 बचे, 25 बचेंगे यहाँ, इधर 37 और इधर 49 हो जाएंगे। ये 3 संख्याएं हैं अभीष्ट संख्याएं, इनको हम लिखेंगे आंसर। चलिए अब देखते हैं आंसर शीट से, आंसर को क्रॉस चेक करते हैं। आंसर शीट में आप देख सकते हैं ये है क्वेश्चन नंबर 9 और इसका आंसर आया है 25, 37 और 49। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा है समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योग 15 है और उनका गुणनफल 80 है, पदों का मान ज्ञात करो। फिर से हमें 3 संख्याएं यहाँ पर माननी है, तो 3 संख्याएं हम मानेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ही तरह, a माइनस डी, a और a प्लस डी। राइट, अब देखिए प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त कहती है कि 3 क्रमागत पदों का योग 15 है, अर्थात इन तीनों को जोड़कर 15 के बराबर रखना है। a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तीनों को जोड़ दिया हमने, 15 के बराबर रख दीजिए। d से d कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर a 3 बार जुड़ रहा है तो 3a आ जाएगा बराबर 15। a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा 3 पंजे 15, तो a का मान आ जाएगा 5। राइट, अब देखिए इनका गुणनफल कहा है हमें, गुणनफल 80, तो द्वितीय शर्त ये कहती है कि सबको गुना करा दीजिए, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी,
और 80 के बराबर लिख दीजिए। ये हमें द्वितीय शर्त कहती है। अब देखिए यहाँ पर a माइनस डी इंटू ए प्लस डी को एक साथ लिख रहा हूँ मैं, और a को लिख रहा हूँ बाद में। ये 80 के बराबर हो गया। ये दो वर्गों का अंतर है जिसको मैं a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटू a बराबर 80 हो गया। और a की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इंटू 5 इक्वल्स टू 80, या इसको हम लिख सकते हैं 25, 5 का वर्ग 25 माइनस डी स्क्वायर बराबर 80 बटे ये वाला 5 मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ से मैं 5 से 80 को डिवाइड करूँगा तो 16 आएंगे, और डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, डी स्क्वायर को उधर और 16 को इधर लाएं तो 25 माइनस 16 आएगी। और अब डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास बचेगी 9, क्योंकि 25 में से 16 घटकर 9 बचते हैं, और डी की वैल्यू आ जाएगी 3। ए और डी दोनों हमें ज्ञात हो चुके हैं, तो अभीष्ट संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। अभीष्ट संख्याएं a माइनस डी कोमा ए और a प्लस डी मानी थी हमने। सबकी वैल्यू जहाँ पुट करते जाएं, 5 माइनस 3, a का मान 5 और 5 प्लस 3, अर्थात ये हमारे पास आएंगी 2, 5, 8। ठीक है, आंसर करते हैं क्रॉस चेक। आंसर सीट में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है ये, और इसका आंसर आया है 2, 5, 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा है समांतर श्रेणी में 4 संख्याओं का योग 28 है और पहले और तीसरे के गुणनफल तथा दूसरे और चौथे के गुणनफल का अनुपात 8:15 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी में हमें 4 संख्याएं माननी है। माना समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं। a माइनस 3d कोमा a माइनस डी कोमा a प्लस डी व a प्लस 3d है। तब प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त कहती है कि इनका योग 28 के बराबर है, अर्थात a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल है 28। 3d से 3d कैंसिल है क्योंकि माइनस और प्लस है, d से d कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर a जो है 1 2 3 4 टाइम्स ऑफ a आ जाएगा, बराबर 28 हो जाएगा। a का मान कितना आएगा? 4 सते 28, a का मान आएगा 7। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त कहती है कि पहले और तीसरे के गुणनफल तथा दूसरे और चौथे के गुणनफल का अनुपात 8:15 है, अर्थात a माइनस 3d इंटू ये तीसरा पद a प्लस डी और अपोन में रखेंगे दूसरा पद a माइनस डी और चौथा पद a प्लस 3d बराबर 8/15। ये कहती है हमें द्वितीय शर्त। इनकी गुणा कराइए। इनकी गुणा हो जाएगी a स्क्वायर प्लस AD माइनस 3AD और माइनस प्लस माइनस 3D स्क्वायर अपोन, इन दोनों ब्रैकेट की गुणा कराइए तो a स्क्वायर प्लस 3AD माइनस AD माइनस 3D स्क्वायर मिलेगा,
बराबर होगा 8/15। ठीक है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर या 3AD माइनस के हैं और AD प्लस के हैं, तो माइनस के 2AD बच जाएंगे, -3D² और अपॉन में आएगा ए स्क्वायर। 3AD में से एक AD माइनस कर दो तो AD बच जाएगा 2AD और वो भी प्लस का बचेगा, और -3D² इक्वल्स टू 8/15। वज्र गुणा कराइए 15 की इधर और इस पूरे को 8 के साथ, तो 15A² हो जाएगा, 15 दूनी 30AD, 30AD, 15 × 45 D², A² की गुणा 8 में करेंगे तो 8A², 8 दूनी 16 AD, 8 तिया 24 D²। इन सभी पदों को भी LHS में ले आइए, तो 15A², ये इधर आकर होगा माइनस का 8A², फिर ये वाला पद लिख दें -30AD, और ये इधर से आके ये भी माइनस हो जाएगा 16AD, फिर इसको लिख दें -45D², और D² वाला पद इधर लाएं तो प्लस के 24D² हो जाएंगे, बराबर 0। अब 15 में से 8 घटेंगे तो बचेंगे 7, और A² साथ में है तो रख दीजिए A² भी। 30 और 16 जुड़ेंगे तो आएंगे 46AD, और 45 में से 24 घटाने हैं, 45 में से 24 घटाने हैं तो बचेंगे 21, और वो भी माइनस के D² क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं, बराबर 0। ए की वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू हमारे पास आप देख सकते हैं 7 है, तो ए की वैल्यू को पुट कर दीजिए, 7 × 7² -46 × 7D -21 × D² इक्वल्स टू 0। यहाँ 49 × 7 343 हो जाएंगे, 46 × 7 होंगे 322D, और 21D² बराबर 0। या इसको हम माइनस का साइन कॉमन लेकर लिख सकते हैं, 21D², ये प्लस का बन जाएगा 322D, और ये माइनस का बन जाएगा 343 बराबर 0। अब ये हमारे पास D में एक द्विघात समीकरण है जिसको हमें हल करना है गुणनखंड विधि से। सबसे पहले 21 की गुणा 343 में कराते हैं, तो 21 की गुणा 343 में मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 21 की गुणा 343 में हो जाएगी 7203, तो मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, इसको इधर नोट कर लेता हूँ, यहाँ पर ये 7203 हो जाएगी। अब मुझे 7203 के ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं कि उनको गुणा करने पर 7203 आए और घटाने पर 322 आए। इसके लिए इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3 से इसको काटो तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 0 की 0, 3 कम 3। फिर 7 से काट सकते हैं, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 तिया 21। ठीक है, यहीं रोक दीजिए। अब देखिए 343 में से 7 या 21 घटाइए तो कितना बचेगा, 322 नहीं बचेगा। देखते हैं जरा, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गए 2, बिल्कुल सही है। और 343 में 21 की गुणा करने पर फिर से हमारे पास ये आ रहा है, तो हम इसके गुणनखंड लिख देंगे 21D² प्लस 322 की जगह हमें रखना है 343 माइनस 21D माइनस 343 बराबर 0। 21D² प्लस 343D माइनस 21D माइनस 343 बराबर 0। दो दो के जोड़े बनाइए, पहले जोड़े से हम D कॉमन ले सकते हैं, तो 21D प्लस 343 बचा।
माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, 21D प्लस 343 बच गया बराबर 0। अब D -1 हो जाएगा और इसको कॉमन ले लेंगे तो 21D प्लस 343, इसको कॉमन लेने पर D -1 बच जाएगा इधर ब्रैकेट में बराबर 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो D -1 बराबर 0 या 21D प्लस 343 इक्वल्स टू 0। यहाँ से D की वैल्यू आएगी 1 और यहाँ से D की वैल्यू आएगी -343/21। तो हम यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यू आई है इसको अटैम्प्ट कर लेंगे D की वैल्यू 1 को। अब देखिए A की वैल्यू आई थी 7, D की वैल्यू आई है 1, तो अभीष्ट संख्याएं जो हमने मानी थी एक बार उनको मैं लिख देता हूँ। वो मानी थी हमने A -3D, A -D, A + D, A + 3D। A और D के मान रखते जाओ सब में। 7 - 3 × 1, 7 - 1, 7 + 1, 7 + 3 × 1, 7 में से 3 घटाओ 4 बचेंगे, 7 में से 1 घटाओ 6 बचेंगे, 7 में 1 जोड़ो 8 हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ो 10 हो जाएगा। तो अभीष्ट संख्याएं होंगी 4, 6, 8, 10। आंसर को करते हैं क्रॉस चेक। आंसर शीट में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आया है वो है 4, 6, 8, 10। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 12 देखिए, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और 13वां पद क्रम से -40 और 0 है। श्रेणी को पूर्णतः ज्ञात करो और इसका 20वां पद भी बताओ। तो श्रेणी का तीसरा पद और 13वां पद हमें दिया है, लिख लेते हैं इनको। तीसरा पद A3 हमें गिवन है -40। इसका मतलब हमें दिया हुआ है A + 2D बराबर -40। समीकरण हो गई 1। 13वां पद दिया है 0। A13 ये 0 के बराबर दिया है, यानी A + 12D इक्वल्स टू 0। समीकरण 2 हो गई। दोनों समीकरणों को हम हल करके A अथवा D का मान निकालेंगे पहले। तो मैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहा हूं। समीकरण 2 को लिख देते हैं पहले A + 12D। इसमें से घटाने वाले हैं समीकरण 1 को, तो A + 2D इसमें से घटा दीजिए, 0 में से घटा दीजिए -40 को, तो A से A कट जाएगा। 12D माइनस प्लस -2D बराबर माइनस प्लस हो जाएंगे तो 40 आएगा। यहाँ बचेंगे 10D बराबर 40 और D का मान आएगा 0 से 0 काट दीजिए 4 आ जाएगा। अब ये D का मान हम इस समीकरण 2 में रख लें तो हमारे पास A का मान आ जाएगा। समीकरण 2 से A + 12 × 4 = 0। A + 12 × 48 होते हैं बराबर 0 और A का मान आ जाएगा -48। ठीक है, A और D हमें मिल गए हैं, यानी प्रथम पद और सारवंतर। तो हम अभीष्ट श्रेणी ज्ञात करेंगे। अभीष्ट श्रेणी ये होगी A + D, A + 2D एंड सो ऑन, यानी -48,
-48 प्लस 4 -48 प्लस 2 गुणा 4 एंड सो ऑन। यानी -48 और 48 में से 4 घटा दीजिए, 44 आ जाएगा। और 48 में से 8 घटा दीजिए, 40 आ जाएगा। और ये चलता रहेगा इसी तरह से इनफाइनाइट तक। तो ये तो होगी अभीष्ट श्रेणी। अब इसका 20वां पद निकालने को कहा गया था। तो 20वां पद देखिए, 20वां पद A20, ये होगा A + 19 इंटू डी। और A का मान हमारे पास क्या है, -48 है, प्लस 19 इंटू डी का मान है 4, -48 प्लस और 19 चौक होते हैं 76, 76 में से 48 घटा दीजिए, 16 में से 8 घटेंगे, 8 बचेंगे। और यहाँ बचेगा कितना, 6, 6 में से 2 घटेंगे, 6 में से 4 घटेंगे तो 2 बचेंगे। अब प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस के बचेंगे। ये हो जाएगा 20वां पद इस श्रेणी का। चलिए आंसर अब देखते हैं आंसर शीट से। आप देख पा रहे होंगे आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो दिया है -48, -44, -40 एंड सो ऑन। और 20वां पद दिया है 28। तो आंसर हमारा मैच हो चुका है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। समांतर श्रेणी में 5 संख्याओं का योग 25 है और उनके वर्गों का योग 135 है, संख्याएं ज्ञात करो। तो समांतर श्रेणी में हमें 5 संख्याएं लेनी है। देखिए किस प्रकार से लेंगे। तो संख्याएं हमने ले ली है a-2d, a-d, a+d और a+2d। तो प्रथम शर्त कहती है, प्रथम शर्तानुसार इनका योग हमारे पास है 25। तो इन सभी को जोड़ देंगे, a+2d प्लस a-d प्लस a प्लस a+d प्लस a+2d इक्वल्स टू 25। 2d से 2d कैंसिल, d से ये d कैंसिल, और 1 2 3 4 5 टाइम्स ऑफ a इक्वल हो जाएगा 25 के। और a की वैल्यू आएगी 5। a की वैल्यू आ चुकी है। द्वितीय शर्त का यूज करेंगे। द्वितीय शर्त में कहा है कि उनके वर्गों का योग 135 है। तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार a-2d का होल स्क्वायर प्लस a-d का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a+d का होल स्क्वायर प्लस a+2d का होल स्क्वायर बराबर है 135 के। इनके होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर यहाँ से देखिए प्लस 4d स्क्वायर और -4ad हो जाएगा। ये a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर -2ad हो जाएगा। ये a स्क्वायर एज इट इज। ये a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad, ये a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4ad इक्वल्स टू 135। अब यहाँ देखिए 4ad माइनस का और 4ad प्लस का कैंसिल हो गए, 2ad माइनस का और 2ad प्लस का ये भी कैंसिल हो गए। कितने a स्क्वायर बचे, 1 2 3 4 5 a स्क्वायर बचे, जो कि जुड़ेंगे तो 5a स्क्वायर हो जाएंगे। और d स्क्वायर कितने बचे, 4 4 यहाँ से और 1 यहाँ से, 5 5 और 1 6 6 और 4 हो गए 10। तो प्लस 10d स्क्वायर इक्वल्स टू 135। 5 कॉमन ले सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर
बराबर हो जाएगा 135 और 5 आ जाएगा इसके अपॉन में जो हमने कॉमन लिया है। अब 5 से इसको काट दे पहले, 5 दूनी 10 और 5 सते 35, तो ए स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर बचेगा 27 के। ए की वैल्यू रख देंगे, 5 है हमारे पास, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2d का स्क्वायर बराबर 27, ये हो जाएगा 25 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 27। 25 को ले जाएं दूसरी तरफ तो 2d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 27 माइनस 25, और 2d स्क्वायर बराबर होगा 2 बचेंगे ना, यहाँ पे 2 लिख देंगे, और d स्क्वायर की वैल्यू 2 से 2 कटा 1 आ जाएगी, और d बराबर आ जाएगा 1। तो d और a दोनों हैं हमारे पास। अब हम अभीष्ट संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। अभीष्ट संख्याएं थी a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। राइट, a की वैल्यू है 5, तो 5 माइनस 2 गुणा 1, 5 माइनस 1, यहाँ 5 ही रखेंगे, यहाँ 5 प्लस 1 और 5 प्लस 2 गुणा 1। यहाँ से देखिए 5 में से 2 घटेंगे 3, 5 में से 1 घटेगा 4, यहाँ 5 का 5, 5 में 1 जुड़ेगा 6 और 5 में 2 जुड़ेंगे 7। तो ये होंगी अभीष्ट संख्याएं। आंसर को करते हैं क्रॉस चेक। आंसर सीट में आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 13 का जो आंसर आया है वो है 3, 4, 5, 6 और 7। राइट, इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। सिद्ध करो कि पहले n विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग और पहले n सम संख्याओं के योग में n अनुपात n+1 का अनुपात है। तो देखिए n प्राकृतिक विषम संख्याएं क्या लेनी है हमें, यहाँ पर 1, 3, 5 एंड सो n तक लेनी है हमें, और इनका योग भी निकालना है। यहाँ पर अगर हम देखें प्रथम पद क्या है, a बराबर है 1, सार्वंतर d बराबर है 3 माइनस 1 यानी 2। अब चूंकि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n/2 2 इंटू, देखिए a की वैल्यू है 1 प्लस n-1 और d की वैल्यू है कितनी, 2 है, तो n/2 2 1 जा 2 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2n-2, 2 से 2 कट जाएगा, तो n/2 इंटू 2n, 2 से ये 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा n²। Sn, अब ये Sn किसके लिए है, ये प्राकृत विषम संख्याएं हैं, इसको हम Sn1 ले लेते हैं। राइट, Sn1 कह देते हैं हम इसको। अब हमें लेनी है n प्राकृतिक सम संख्याएं, और उससे पहले इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं क्योंकि इसका हम यूज करेंगे आगे। n प्राकृतिक सम संख्याएं 2, 4, 6 एंड n तक ये हमें लेनी है। तो अब यहाँ पर a की अगर बात करें प्रथम पद की तो वो है 2, और सार्वंतर 4 माइनस 2 बराबर 2 ही है, तो Sn2 निकालते हैं, यानी इन सब का योग निकालते हैं n पदों तक। तो ये होगा n/2, 2 इंटू a की वैल्यू है यहाँ 2 प्लस n-1, d की वैल्यू भी है 2,
n/2 ये हो जाएगा 4 प्लस 2 की गुणा कराइए 2n माइनस 2 n/2 2 में से 4 में से 2 घटाइए 2 प्लस n बचेंगे 2 प्लस 2n बचेंगे 2 को कॉमन ले लीजिए n/2 इंटू 2 n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ n, तो n प्लस 1 लिख दिया मैंने इसको। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो n इंटू n प्लस 1 बचा। अब हमें अनुपात निकालना है यानी Sn1 अपॉन Sn2 ये हो जाएगा n² अपॉन n इंटू n प्लस 1। n से ये स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा n अपॉन n प्लस 1 या हम अभीष्ट अनुपात लिख देंगे Sn1 अनुपात Sn2 बराबर n अनुपात n प्लस 1। इस तरह से ये हो जाएगा, प्रूव सिद्ध हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 15, इसमें कहा है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि एम ए एम बी एम सी भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो देखिए अगर हमारे पास 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं और यदि हम उनमें समान संख्याएं जोड़ रहे हैं अथवा घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं अथवा भाग कर रहे हैं, तो ये क्रियाएं करने के बाद जो पद मिलेंगे वो भी समांतर श्रेणी में ही होंगे। ये बात आपको नोट कर लेनी है। तो यहां पर हमें ये दिया है कि ए बी सी ये हमारे पास समांतर श्रेणी में है। तो हम इनमें समान संख्या m से गुणा कर दें तो वो भी समांतर श्रेणी में होगी। तो m से गुणा करने पर एम ए एम बी एम सी ये भी तो समांतर श्रेणी में ही होंगे क्योंकि हमने समान संख्या या समान अचर से गुणा की है। इसलिए एक तो इसका प्रूफ हम ऐसे दे सकते हैं। अगर आप इस प्रूफ के साथ सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको ये लग नहीं रहा कि ऐसा प्रूफ हम करेंगे एग्जाम में और नंबर आ जाएंगे, तो मैं आपको दूसरा वे बताता हूं, सेकंड वे में हम लिखेंगे कि हमारे पास जो दिया है वो ये है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। इसलिए अगर ये समांतर श्रेणी में है तो b का 2 गुना a प्लस सी के बराबर होगा। समांतर माध्य का फॉर्मूला है ये। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो। सिद्ध करना है कि एम ए एम बी व एम सी भी समांतर श्रेणी में है। तो यहां हम लिखेंगे यदि एम ए एम बी और एम सी समांतर श्रेणी में है तब बीच के पद का 2 गुना बराबर होगा पहला पद प्लस दूसरा पद। यहां से m कॉमन आ रहा है 2b बराबर a प्लस सी। यहां से m बचा हुआ है, m से m कट जाएगा 2b बराबर a प्लस सी। और ये समीकरण 1 से हम लिख देंगे, समीकरण 1 से ए बी सी समांतर श्रेणी में है। यानी हमने यहाँ उल्टा प्रूव किया है। हमने प्रूव किया है कि एम ए एम बी और एम सी समांतर श्रेणी में थे,
तब हमने ये उल्टा सिद्ध कर दिया है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। तो इस तरह से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि 1/BC, 1/CA, 1/AB भी समांतर श्रेणी में होंगे। जैसे हमें दिया गया है ए बी सी समांतर श्रेणी में है। और सिद्ध हमें करना है इस क्वेश्चन में 1/BC, 1/CA, 1/AB भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए। अब चूंकि ए बी सी ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी, या फिर हम इसको एपी लिखते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में है। अब यदि कुछ संख्याएं या कुछ पद समांतर श्रेणी में हो और हम उनमें समान पदों से गुणा कराएं या भाग कराएं, समान पद जोड़ें या घटाएं, तो ये क्रियाएं करने के बाद भी जो पद मिलते हैं वो भी समांतर श्रेणी में ही होते हैं। तो मैं यहाँ तीनों पदों में ए बी सी से भाग कर देता हूँ। ए बी सी, ए गुणा बी गुणा सी से भाग करने पर ए में भाग कर देता हूँ ए बी सी की, बी में भी ए बी सी की, और सी में भी ए बी सी की भाग कर दी। तो हमें जो मिलेंगे पद ये भी समांतर श्रेणी में होंगे, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही होंगे। अब यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी, और इस पद में सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से बचेगा 1/BC, 1/AC, और इस तीसरे पद में बचेगा 1/AB। ठीक है, तो ये भी हमारे पास AP यानी समांतर श्रेणी में होंगे, और यही तो हमें प्रूव करना था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/BC, इसमें CA लिखा गया है। तो जो यहाँ पर जो गुणनफल है वो कर्म विनिमय होता है, चाहे आप CA लिखें या AC लिखें, दोनों एक ही बात होती है। तो ये हो गए समांतर श्रेणी में, और ये हो गया प्रूव इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 17, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि B + C, C + A, A + B भी समांतर श्रेणी में है। यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो इस तरह से है कि ए बी सी हमें दिए गए हैं समांतर श्रेणी में, यानी AP में, और हमें जो सिद्ध करना है टू शो, हमें यहाँ सिद्ध करना है या दिखाना है कि B + C, C + A, A + B ये भी समांतर श्रेणी में ही होंगे। राइट। तो देखिए अब यदि इसको मैं उल्टा प्रूव करूंगा, यानी इसको लेकर चलेंगे और ABC को दिखा देंगे AP में। अब यदि B + C, C + A और A + B ये AP में होंगे, तब सिद्ध करना होगा, सिद्ध करना है कि ABC भी समांतर श्रेणी में है। और इसका मीन क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 2B = A + C, यानी बीच के पद का 2 गुना पहले और दूसरे के योग के बराबर। ठीक है। अब यहाँ से लेते हैं। देखो, अगर ये तीनों पद AP में है तो इनका सारवंतर बराबर होगा, अर्थात अगर हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं, यानी C + A में से हम B + C को घटाएं,
इसमें से इसको, तो ये बराबर होगा तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने पर जो भी बचेगा उसके, a प्लस बी माइनस सी प्लस ए। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रैकेट हटाइए और माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कीजिए, माइनस बी माइनस सी, और यहाँ a प्लस बी, यहाँ माइनस सी माइनस ए होगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ c से c कैंसिल हुआ और यहाँ a से a कैंसिल हुआ, यहाँ से बचा a माइनस बी और यहाँ से बचा b माइनस सी। अब इस b को उधर ले जाएं और c को इधर लाएं, तो ये b यहाँ माइनस का है, इधर आकर प्लस का होगा, और ये c इधर आकर प्लस का होगा, a प्लस सी। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं b और b 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। अब आप यहाँ देखिए, इसको हम कोई समीकरण अगर माने, समीकरण 1 को देखो, जब 2b इक्वल्स टू a प्लस सी हुआ था तो a b c समांतर श्रेणी में थे। तो यहाँ पर हमने ये रिलेशन प्रूव कर दिया है और ये रिलेशन बताता है कि a b c ये भी समांतर श्रेणी में है, तो हमने इसको कर दिया है प्रूव। ठीक है, दोनों सिचुएशन से आप दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट करके इसको शो कर सकते हैं, चाहे तो आप ए बी सी को लेकर चले और इनको दिखाएं, या फिर इनको ए पी में लेकर चले, ए बी सी को ए पी में दिखाएं। मोस्टली क्या होता है कि जो हमारे पास बड़े पद होते हैं, यानी प्लस माइनस में जो उनके साथ होते हैं, ज़्यादातर हम उनको लेकर चलते हैं और ए बी सी को समांतर श्रेणी में दिखा देते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 18 है, यदि 1/a, 1/b, 1/c समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि b प्लस सी बटे ए, सी प्लस ए बटे बी, ए प्लस बी बटे सी भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो देखिए हमें जो दिया है वो है कि a 1/a, 1/b और 1/c ये समांतर श्रेणी में है, AP में है। तो सिद्ध करना है हमें कि b प्लस सी बटे ए, सी प्लस ए बटे बी, ए प्लस बी बटे सी ये भी समांतर श्रेणी में है। तो हम इसका कन्वर्स प्रूव करेंगे, यानी इनको समांतर श्रेणी में लेकर चलेंगे और इसको सिद्ध करेंगे कि ये तीनों समांतर श्रेणी में हैं। अब यदि माना b प्लस सी बाई ए, सी प्लस ए बाई बी और a प्लस बी बाई सी तीनों पद समांतर श्रेणी में है, तब सिद्ध करना होगा कि 1/a, 1/b और 1/c भी समांतर श्रेणी में हैं। राइट, अब देखिए, अब हम लिख लेते हैं कि b प्लस सी बाई ए और c प्लस ए बाई बी और a प्लस बी बाई सी ये हमारे पास है AP में। हम इनमें एक जोड़ लेते हैं, सभी पदों में एक जोड़ने पर b प्लस सी बाई ए प्लस 1, सी प्लस ए बाई बी प्लस 1, ए प्लस बी बाई सी प्लस 1। अब ये जो हमने एक जोड़ने के बाद पद प्राप्त किए हैं ये भी समांतर श्रेणी में ही होंगे। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम a होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं b प्लस सी प्लस ए की गुणा 1 के साथ a हो जाएगा। इसका एलसीएम b होगा, तो c प्लस ए प्लस बी एकम b और c
एलसीएम तीसरे पद में a प्लस बी प्लस सी की गुणा 1 के साथ, ये भी समांतर श्रेणी में ही होंगे। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, क्योंकि जो हमारे पास योग की प्रक्रिया होती है, योग की क्रिया, वो कर्म विनिमय होती है। इसका हम कर्म बदल सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं या a प्लस बी प्लस सी बाई ए। यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी बाई बी, और यहाँ a प्लस बी प्लस सी तो ऑलरेडी है ही, अपॉन सी, ये भी समांतर श्रेणी में होंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी तीनों पदों के साथ आया है, तो मैं इस श्रेणी के सभी पदों को a प्लस बी प्लस सी से भाग दे दूंगा। यहाँ a प्लस बी प्लस सी से सभी पदों को भाग देने पर यहाँ से a प्लस बी प्लस सी हट जाएगा, क्योंकि आप भाग यहाँ दोगे तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ आएगा, और a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा। तो पहले पद से बचेगा 1/a, दूसरे से 1/b, और तीसरे से 1/c। और अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप समान संख्या से या समान पद से या समान अचर से किसी समांतर श्रेणी के पदों को भाग करेंगे तो प्राप्त होने वाले नए पद भी समांतर श्रेणी में ही होंगे, और यही हमें करना था यहाँ पर सिद्ध। राइट, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, यदि b प्लस सी बाई ए, सी प्लस ए बाई बी, ए प्लस बी बाई सी समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध करो कि 1/a, 1/b और 1/c भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो सेम एज द क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमने जो व्युत्क्रम मानकर इसका किया है, यहाँ व्युत्क्रम भी मानने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से लेकर चलेंगे कि b प्लस सी बाई ए, सी प्लस ए बाई बी, ए प्लस बी बाई सी, ये है समांतर श्रेणी में। तो हमें दिखाना है कि 1/a, 1/b, 1/c भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो इसमें एक जोड़ दीजिए, जैसे हमने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 18 में जोड़ा था। एक जोड़ने पर मैं थोड़ा डायरेक्टली इसको कर रहा हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर एक जोड़ने के बाद क्या प्रक्रिया हुई थी, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बन गया था। तो मैं इसी प्रकार से इसमें यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्योंकि है कुछ नहीं, सेम है, कॉपी है ऊपर वाले क्वेश्चन की। यहाँ भी मैं a प्लस बी प्लस सी बाई ए लिख रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी बाई, यहाँ b आएगा, और यहाँ c है, a प्लस बी प्लस सी बाई सी, ये AP में होंगे। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, a प्लस बी प्लस सी से भाग दिया था। तो a प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर तो हमारे पास बच जाएगा 1/a, 1/b और 1/c, जो कि समांतर श्रेणी में होंगे। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही प्रूव करना था। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है, यदि a² इंटू बी प्लस सी, b² इंटू सी प्लस ए, c² इंटू ए प्लस बी समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध करो कि ए बी सी भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो यहाँ मैं नोट करता हूँ, दिया है a² बी प्लस सी, b² सी प्लस ए, c² ए प्लस बी, ये है समांतर श्रेणी में। सिद्ध क्या करना है, देखिए जरा। सिद्ध हमें करना है कि ए बी सी होंगे समांतर श्रेणी में। अब चूंकि इसको लिख लेते हैं दोबारा से लाइन को, a² बी प्लस सी, b² सी प्लस ए, c² ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये है AP में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ABC से भाग कीजिए। ABC से सभी पदों में भाग देने पर
ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस सी अपॉन ए बी सी। इस पद में भाग देंगे तो बी स्क्वायर सी प्लस ए अपॉन ए बी सी। तीसरे पद में भाग देंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी और अपॉन ए बी सी हो जाएगा। अब समान संख्याओं से भाग दी है तीनों पदों में, तो नए पद भी समांतर श्रेणी में होंगे। ए स्क्वायर से ये ए कैंसल, बी स्क्वायर से और सी की पावर से ये वाला सी कैंसिल, राइट। यहाँ ए बच रहा है और नीचे ए सी बी सी। ए की गुणा कराइए ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी। बी की गुणा कराइए ब्रैकेट में बी सी प्लस ए बी अपॉन ए सी। सी की गुणा कराइए ब्रैकेट में ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी। ये भी तो समांतर श्रेणी में ही होंगे, राइट। अब इनमें एक जोड़ लेते हैं, सभी पदों में एक जोड़ने पर ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी प्लस 1, फिर कोमा बी सी प्लस ए बी अपॉन ए सी प्लस 1, फिर ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी प्लस 1। अब हमने समान संख्या जोड़ी है सभी पदों में, तो नए पद भी समांतर श्रेणी में हो गए। अब इस पद में एलसीएम लीजिए बी सी को, तो बी सी जब एलसीएम आएगा तो ऊपर हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी अपॉन बी सी। यहाँ बी सी प्लस ए बी, ए सी इसका एलसीएम है तो एक के साथ गुणा होगी ए सी की, ए सी आ जाएगा। ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी की गुणा एक में, तो ए बी अपॉन ए बी, ये भी समांतर श्रेणी में होंगे। अब हम देख रहे हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये एक ही पद तीनों पदों में आया है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से सभी पदों में भाग करने पर देखिए जब भाग करेंगे तो ऊपर से ये कैंसिल होता चला जाएगा और हमारे पास बचकर आएगा 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन ए सी और 1 अपॉन ए बी। ये भी समांतर श्रेणी में ही होंगे। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए बी सी समांतर श्रेणी में है। तो अब हम इसमें ए बी सी से गुणा करेंगे, सभी पदों में गुणा करने पर यहाँ एक के साथ गुणा करेंगे ए बी सी अपॉन बी सी, यहाँ भी दूसरे पद में ए बी सी अपॉन ए सी आएगा, तीसरे पद में ए बी सी अपॉन ए बी आएगा और नए पद भी समांतर श्रेणी में ही होंगे, राइट। अब बी सी से बी सी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ओके, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए और बी से बी। तो यहाँ बचा ए कोमा, यहाँ बी कोमा, यहाँ सी। ये भी किस में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे और यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रूव्ड, राइट। प्रश्न संख्या 21, इसमें कहा है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करो कि a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल होगा 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है, सिद्ध करना है। हमें दिया है ए बी सी समांतर श्रेणी में है और सिद्ध करना है
ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4b स्क्वायर माइनस ए सी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब चूंकि ए बी सी हमें दिए हैं समांतर श्रेणी में, यहाँ से हम 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी लिख सकते हैं। अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो उसका मतलब होगा 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। राइट नाउ टू प्रूव, अब हमें जो सिद्ध करना है, नाउ टू प्रूव ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4b स्क्वायर माइनस ए सी, इसका हम आर एच एस ले लेते हैं पहले। तो आर एच एस हो जाएगा 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। राइट, और यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2 आएगा यहाँ से, इसको कह लेते हैं हम समीकरण 1। ओके, इसको हटा देते हैं यहाँ से। b इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2, यहाँ पुट कर देते हैं b की वैल्यू। b की वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर आएगा माइनस ए सी। राइट, चलिए ये हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस ए सी। एलसीएम लेंगे इसका, 4 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए सी, और पूरे के अपॉन में आ जाएगा 4, और इस 4 से ये 4 कट जाएगा। अब हमारे पास ब्रैकेट में बचा है a प्लस सी का होल स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac और माइनस 4ac एज इट इज। अब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ देखिए 4ac में से 2ac माइनस होंगे और माइनस के बचेंगे 2ac। और ये क्या है हमारे पास, ये है a माइनस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और यही हमारा है LHS जो हमें प्रूव करना है। आप देख सकते हैं ये हमारा LHS आ गया, तो यहाँ लिख देंगे LHS। यहाँ लिखेंगे सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, इसलिए a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, ये सिद्ध हो चुका। राइट, अच्छे से समझते जाइए। आज की वीडियो में आने वाला एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं और अक्सर करके बोर्ड एग्जाम में दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 16 से 27 इस वीडियो में कराए जाएंगे। एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इनकी प्रिपरेशन करके रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में पीवे तथा क्यूवे पदों का समांतर माध्य इस श्रेणी के आरवे तथा एसवे पदों के समांतर माध्य के बराबर हो तो सिद्ध करो कि P प्लस क्यू बराबर R प्लस एस। तो देखिए क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो हमें यहाँ पर दिया गया है पीवे तथा क्यूवे पदों का समांतर माध्य बराबर आरवे तथा एसवे पदों का समांतर माध्य। ओके,
इट मीन्स इसका मतलब है हमें दिया है ए पी प्लस ए क्यू बाई 2 इक्वल्स टू ए आर प्लस ए एस बाई 2। हम 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे और एपी के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए सिंस हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए एन का जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो अगर ए पी हमें निकालना हो तो ए पी के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी और ए क्यू के लिए ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ए आर के लिए ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ए एस के लिए ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी। ए से ये वाला ए कैंसिल, इस वाले ए से ये वाला ए कैंसिल, डी की मल्टीप्लाई कराइए पी डी माइनस डी प्लस यहाँ पर डी की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कराइए क्यू डी माइनस डी इक्वल यहाँ डी की मल्टीप्लाई कराइए आर डी माइनस डी, यहाँ भी मल्टीप्लाई कराइए एस डी माइनस डी। अब इस वाले डी से ये वाला डी कैंसिल, इस वाले डी से ये वाला डी कैंसिल, यहाँ बचा पी डी प्लस क्यू डी इक्वल आर डी प्लस एस डी। डी कॉमन लीजिए, डी इंटू पी प्लस क्यू आ जाएगा और इधर से डी कॉमन लीजिए, डी इंटू आर प्लस एस आ जाएगा। डी से डी भी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा पी प्लस क्यू इक्वल्स टू आर प्लस एस और यही तो है जो हमें सिद्ध करना था। प्रूव्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या विषम हो तो सिद्ध करो कि उनका मध्य पद प्रथम पद तथा अंतिम पदों के समांतर माध्य के बराबर होगा। हमें क्या सिद्ध करना है कि किसी विषम पदों वाली श्रेणी का मध्य पद उसके प्रथम पद और उसके अंतिम पद के समांतर माध्य के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स, जब भी हम विषम पदों वाली समांतर श्रेणी में पदों की संख्या लेंगे तो लेंगे 2n+1। तो सबसे पहले हम इसी बात को लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में। तो ये हमने नोट कर लिया, लिख दिया इसके सॉल्यूशन में कि माना विषम पदों वाली समांतर श्रेणी में पदों की कुल संख्या 2n+1 है, तब इसका जो मध्य पद होगा, मध्य पद, इसका मध्य पद क्या होगा? मध्य पद होगा n+1वां पद, n+1वां पद मध्य पद होगा, राइट। दैट मीन्स an+1 ये मध्य पद है, ये है मध्य पद, राइट। और इसका प्रथम पद मान लेते हैं, माना प्रथम पद है ए और अंतिम पद भी मान लेते हैं, अंतिम पद है इसका ए एन और ए एन ने होकर यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितनी है? 2n+1। तो इसको हम a2n+1 लिखेंगे। यहाँ दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको a2n+1। आशा है कि आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लिख लेते हैं जो हमें इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि इसका मध्य पद प्रथम तथा अंतिम पदों के समांतर माध्य के बराबर होगा, यानी an+1 जो होगा वो a + a2n+1/2 के इक्वल होगा, ठीक है। प्रथम पद और अंतिम पद, और इनका समांतर माध्य निकालने के लिए हमने बाई 2 किया इसको, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, राइट। अब हम पहले an+1 निकालेंगे, a2n+1 निकालेंगे,
फिर इसकी RHS ले लेंगे, RHS और LHS दोनों को इक्वल दिखाएंगे, राइट। नाउ LHS ये होगी AN+1, इसके लिए A+N+1 -1 इंटू डी, राइट। चूंकि हमने क्या पढ़ रखा है, चूंकि हमने पढ़ा है कि अगर nवा पद हमें निकालना हो तो A+N-1 इंटू डी हम फॉर्मूला यूज करते हैं, इसलिए हमें n+1वां पद निकालना था तो A+N+1 -1 इंटू डी हमने यहाँ यूज किया। 1 से 1 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा A+N इंटू डी, राइट। ये तो है इसकी LHS। अब करते हैं RHS के लिए बात। तो RHS देखिए, RHS के लिए हमें क्या लेना है, A+A2n+1 और बाई 2, राइट। A की वैल्यू तो A ही रहेगी। A2n+1 की वैल्यू देखिए क्या होगी, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं यहाँ पर, ये होगी A+2n+1 -1, n की जगह 2n+1 और -1 और इंटू डी, राइट, ये होगी, और बाई 2। अब ये थोड़ी सी जो जगह बची है इसका मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिए आप ज़रा, यहाँ 2-3 काम एक साथ करेंगे, नहीं तो मुझे पेज पलटना पड़ेगा और दिक्कत होगी, ठीक है। देखिए अब A और A जुड़कर कितना होगा, 2A होगा। यहाँ 1 से 1 कट जाएगा और 2n की गुणा D के साथ, तो प्लस 2ND बाई 2 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से दोनों पदों में 2 दिख रहा है हमें, 2 को हमने ले लिया कॉमन, तो ये A+ND बच जाएगा ब्रैकेट में, बाई 2 हो गया, 2 से ये 2 कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, A+ND, ये RHS का मान है। LHS भी तो A+ND ही है, तो इस तरह से LHS बराबर RHS हो गया और ये क्वेश्चन हो गया प्रूव। यहां लिखेंगे इस प्रकार LHS बराबर RHS, अतः विषम पदों वाली समांतर श्रेणी का मध्य पद बराबर होगा प्रथम पद व अंतिम पद का समांतर माध्य, राइट। यहां लास्ट में ये लिख देंगे और आंसर लिख देंगे, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या सम हो तो सिद्ध कीजिए कि उसके दो मध्य पदों का समांतर माध्य प्रथम तथा अंतिम पदों के समांतर माध्य के बराबर होगा। कुछ पहले जैसा ही प्रश्न है, बदलाव क्या है कि इसमें विषम संख्या वाली श्रेणी की जगह सम संख्या वाली श्रेणी आ गई है। इसके लिए भी मैं बताता हूं आपको, चलिए ये बात आपको याद रखनी है और नोट करनी है जो मैं शुरू में लिखवा रहा हूं इसमें। देखिए सॉल्यूशन में पहले ही हमें बताना है कि सम पदों वाली समांतर श्रेणी में पदों की संख्या है 2n, तब nवा पद और n+1वां पद इसके दो मध्य पद होते हैं, ठीक है। ये बात आपको नोट कर लेनी है और याद रखना है आपको, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप सम पदों वाली समांतर श्रेणी में पदों की संख्या को 2n ही मानेंगे और nवा पद और n+1वां पद मध्य पद होंगे। तब सिद्ध करना है, सिद्ध देखिए क्या करना है कि दो मध्य पदों का समांतर माध्य, अर्थात ये nवा पद है हमारे पास an और an+1, इनके समांतर माध्य की अगर बात की जाए तो 2 से भाग दे देंगे जोड़कर दोनों को। ये बराबर होना चाहिए प्रथम पद
और अंतिम पद देखिए इसका क्या होगा, 2n पदों तक है ये श्रेणी, तो a2n और बाई 2 होगा। ये इसमें हमें सिद्ध करना है। तो चलिए ले लीजिए इसका LHS, an+1 बाई 2। an के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे a+n-1 इंटू डी, प्लस an+1 के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे a+n+1-1 इंटू डी, n की जगह n+1, ठीक है, ये अंतर है, बाई 2। a और a जुड़कर हो जाएंगे 2a, गुणा कराइए इसकी, ये प्लस ND माइनस डी बचेगा, और यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास ND, ठीक है, और बाई 2a प्लस ND और ND 2ND हो जाएंगे, और माइनस D बाई 2, राइट। अब अगर चाहें तो इसमें से D को कॉमन लेकर इसको हम लिख देंगे 2n-1 इंटू डी बाई 2। इसको यहीं रोकते हैं, RHS देखते हैं। RHS होगी a+a2n बाई 2, a+a2n के लिए फॉर्मूला लगाइए, a+2n-1 इंटू डी और बाई 2, a और a 2a हो जाएंगे, 2a प्लस 2n-1 इंटू डी बाई 2। और हम देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों सेम हो गई, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, इसलिए अब यहां हम वो पूरा रिजल्ट लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2 मध्य पदों का समांतर माध्य बराबर प्रथम व अंतिम पदों का समांतर माध्य। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहा है यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि A इंटू बी प्लस सी अपॉन बी सी, B इंटू सी प्लस ए अपॉन सी ए, C इंटू ए प्लस बी अपॉन ए बी भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो इस प्रश्न को भी हम कन्वर्सली प्रूव करेंगे, उल्टा प्रूव करेंगे, यानी हम लेकर चलेंगे जो हमें सिद्ध करना है और सिद्ध करेंगे जो हमें दिया हुआ है, राइट। तो हमें दिया हुआ है ABC समांतर श्रेणी में है, इसको हम सिद्ध करेंगे, और जो हमें सिद्ध करना है उसको हम दिया है लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हमें जो यहाँ पर जिसको लेकर चलना है मैं नोट कर देता हूँ उसको, A इंटू बी प्लस सी बाई बी सी, B इंटू सी प्लस ए बाई सी ए, C इंटू ए प्लस बी बाई ए बी। और यहाँ लिख लेते हैं कि माना, अभी तो मान रहे हैं ना, अभी हमें पता नहीं ये समांतर श्रेणी में है, अभी हमने मान लिया कि माना ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप है कि इनके इस समांतर श्रेणी के सभी पदों में एक जोड़ दीजिए, तो सभी पदों में एक जोड़ने पर, ठीक है। अब एक तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, साथ साथ यहां पर A की इस ब्रैकेट में, B की इस ब्रैकेट में और C की इस ब्रैकेट में गुना भी कराएंगे, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा AB प्लस AC बाई BC प्लस 1, ये हो जाएगा BC प्लस AB अपॉन CA प्लस 1। थर्ड टर्म में आ जाइए, AC प्लस BC अपॉन AB प्लस 1।
अब समान संख्या हमने इसमें जोड़ी है तो इसलिए ये भी समांतर श्रेणी में ही होंगे जो नए पद हमें मिले हैं। अब यहाँ पर एलसीएम लेकर इसकी गुणा यहाँ कीजिए, इसी तरह इसकी गुणा यहाँ और इसकी गुणा यहाँ। तो यहाँ हमें मिलेगा AB प्लस AC प्लस BC बाई BC। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद यहाँ बचेगा BC प्लस AB प्लस CA अपॉन CA। यहाँ हो जाएगा AC प्लस BC प्लस AB अपॉन AB, और ये भी समांतर श्रेणी में ही रहेंगे। ठीक है, अब मैं इसको मैनेज करके अगर लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ AB प्लस इसके बाद BC इसके बाद AC अपॉन BC। यहाँ भी AB प्लस BC प्लस AC अपॉन AC, AB प्लस BC प्लस AC अपॉन AB, ये भी समांतर श्रेणी में होंगे। अब हम AB प्लस BC प्लस AC से भाग करेंगे। ठीक है, इससे भाग कर दीजिए तो हम देखेंगे कि सब में भाग करने से ये कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 अपॉन BC, 1 अपॉन AC और 1 अपॉन AB। ये समांतर श्रेणी में होंगे। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है? हमें तो सिद्ध करना है कि A, B, C समांतर श्रेणी में है। तो हम उसके लिए क्या करें, हम ABC से गुणा करा दें, क्योंकि BC से BC कट जाएगा तो A रह जाएगा, इसी तरह यहाँ B रह जाएगा, इसी तरह यहाँ C रह जाएगा। तो लिखते हैं ABC से गुणा करने पर ABC अपॉन BC, ABC अपॉन AC, ABC अपॉन AB, ये भी समांतर श्रेणी में ही होंगे। अब यहाँ देखें हम B से B, C से C, A से A, C से C, A से A, B से B कैंसल आउट, तो A, B, C बचे हमारे पास, ये हो जाएंगे समांतर श्रेणी में, और यही हमें करना था इसमें सिद्ध। राइट, इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन भी सोल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि यदि ABC समांतर श्रेणी में है, X, A तथा B का समांतर माध्य है तथा Y, B तथा C का समांतर माध्य है, तो सिद्ध करो कि A, X, B, Y तथा C समांतर श्रेणी में हैं। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। लिख लेते हैं, हमें जो दिया हुआ है, हमें दिया है कि A, B, C ये हमारे पास समांतर श्रेणी में है। अच्छा, यहाँ एक लाइन छोड़ते हैं, फिर लिखते हैं X, A तथा B का समांतर माध्य है। एक लाइन यहाँ भी छोड़ लेते हैं, फिर हम लिखते हैं Y, B तथा C का समांतर माध्य है। ठीक है, यहाँ भी एक लाइन छोड़ते हैं, लिखते हैं तब सिद्ध करना है A, X, B, Y, C ये होंगे समांतर श्रेणी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब देखिए जरा, अब शुरू से एक बार चलते हैं। फिर ABC समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब हुआ कि B का 2 गुना बराबर होगा A प्लस C के। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। राइट, X, A तथा B का समांतर माध्य है, तो इसका मतलब क्या होगा
कि 2x बराबर होगा a प्लस बी, राइट, क्योंकि x बराबर हम a प्लस बी बाई 2 लिख सकते हैं ना, और 2 की गुणा करा दे इधर तो 2x बराबर a प्लस बी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। y b तथा c का समांतर माध्य है तो y बराबर हो जाएगा b प्लस सी बाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2y इक्वल्स टू b प्लस सी। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 जो है हमारे पास, दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों की LHS जोड़िए, पहले लिख लेते हैं एक बार। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर 2x प्लस 2y बराबर, RHS जोड़िए दोनों का, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी। 2x प्लस 2y बराबर a प्लस सी को लिख दीजिए इसके साथ, और b जुड़कर 2b हो जाएंगे। ठीक है, 2x प्लस 2y बराबर a प्लस सी की जगह देखिए हमें क्या रखना है। a प्लस सी की जगह समीकरण 1 से देखिए हम रख सकते हैं 2b, तो यहाँ रख लेंगे हम 2b। इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ 2b और 2b पहले से ही यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ से 4b, 4 को हम लिख देंगे 2 गुणा 2b। ठीक है, 2 और 2 4b, 4 को हमने लिख दिया 2 गुणा 2b। एक 2 से एक 2 काट दीजिए, तो हमारे पास आएगा 2b बराबर x प्लस वाई। ठीक है, ये पहले और ये बाद में लिख दिया। अब अगर ये आता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि b x और y का समांतर माध्य है, और उसका मतलब हुआ कि x, b, y समांतर श्रेणी में होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि x, b, y ये समांतर श्रेणी में है। और चूंकि x जो था हमारे पास, x वो a और b का समांतर माध्य है, तो इसलिए a, x और b समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। या मैं एक बार लिख भी लेता हूं, चूंकि x, a व b का, मैं जरा सॉर्ट कर रहा हूं फ्रेंड्स, am लिख रहा हूं, अरिथमेटिक मीन am है, इसलिए इसका मतलब होगा a, x, b ये समांतर श्रेणी में होंगे। और चूंकि हमारे पास y भी तो b व c का am था, इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि b, y, c भी समांतर श्रेणी में है। अब देखिए जरा, b x और y का समांतर माध्य हो गया, फिर x a और b का समांतर माध्य हो गया, फिर y b और c का समांतर माध्य हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि a, x, b, y, c सभी समांतर श्रेणी में है, और यही हमें इसमें सिद्ध करना था। ओके, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि यदि a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी समांतर श्रेणी में होंगे। तो इसको भी हम कन्वर्सली ही प्रूव करेंगे। हम लेकर चलेंगे कि 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी समांतर श्रेणी में है, ये मानकर चलेंगे और सिद्ध कर देंगे कि a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर समांतर श्रेणी में है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, माना 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/c
ए प्लस बी ये समांतर श्रेणी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है। ठीक है, तो जब तीन पद समांतर श्रेणी में हों तो उनके सार्वंतर बराबर होते हैं। यही ट्रिक हम यहाँ लेकर चलेंगे, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, सी प्लस ए माइनस 1/b प्लस सी, और तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, a प्लस बी माइनस 1/c प्लस ए। राइट, एलसीएम लेकर वज्र गुणा कर दीजिए, b प्लस सी माइनस सी प्लस ए। ठीक है, इसकी गुणा इधर, इसकी इधर, और c प्लस ए इंटू बी प्लस सी अपोन में आ जाएगा। यहाँ a प्लस बी इंटू सी प्लस ए, और यहाँ भी वज्र गुणा कराइए, इसकी गुणा कराइए इधर, तो c प्लस ए माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। राइट, चलिए अब यहाँ पर ये माइनस साइन यहाँ एंटर कराइए अंदर ब्रैकेट में, और ब्रैकेट को हटा दीजिए तो माइनस हो जाएंगे दोनों, सी भी और ए भी। और यहाँ पर देखिए पहले, यहाँ c प्लस ए इधर भी है और इधर भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, और b प्लस सी बचेगा अपोन में। इधर इधर c प्लस ए माइनस बी, ए से a कैंसिल हो जाएगा और अपोन में बचेगा a प्लस बी। राइट, यहाँ c से c कैंसिल हो रहा है, तो b माइनस ए अपॉन बी प्लस सी बचा, और इधर c माइनस बी अपॉन ए प्लस बी बचा। फिर से वज्र गुणा करा दीजिए, इसकी गुणा इधर b माइनस ए इंटू ए प्लस बी, और इसकी गुणा इधर c माइनस बी इंटू बी प्लस सी। अब गुणा कराइए दोनों ब्रैकेट की, b वज्र गुणा कराने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास b माइनस ए इंटू ए प्लस बी, सी माइनस बी इंटू बी प्लस सी। राइट, अब यहाँ देखिए, यहाँ इसको b माइनस ए ही रहने दो, इस a प्लस बी को b प्लस ए लिख दीजिए, यहाँ पर c माइनस बी ही रहने दे, और इस b प्लस सी को c प्लस बी लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए दो वर्गों का अंतर, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जाएगा। और ये कब संभव होगा? जब ए स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर कोमा सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में होंगे। आप देख भी सकते हैं कि दूसरे पद में से पहला घटाया, जिसको हम सार्वंतर निकालना कहते हैं, ये बराबर आया तीसरे पद में से दूसरा घटाया, यानी सी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाया। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इस तरह से समांतर श्रेणी में हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन हो जाएगा प्रूव्ड। इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज 4.3 समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी 5.1 और गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। वीडियो अच्छा लगा है और मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाया हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें, और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। इससे पहले जितने चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं समांतर और गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित, समांतर श्रेणी से संबंधित खासकर, उनका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।